हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज आपको अरिथमेटिक्स के जो मैंने 4 पिलर बताए थे उसमें से लास्ट पिलर जो एवरेज कहलाता है उसकी पूरी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब लेवल बाय लेवल ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से करा दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा प्लेलिस्ट शेयर किया है, इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का पूरा प्लेलिस्ट शेयर किया है और इससे पहले मैंने आपको मैथ्स बेसिक्स के पूरे प्लेलिस्ट शेयर किए हैं। ठीक है, तो बाकी के 3 पिलर वो थे और आज ये चौथा पिलर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के पूरे प्लेलिस्ट के रूप में आपको वीडियो शेयर की हैं और साथ ही साथ मैंने आपको नंबर सिस्टम का भी प्लेलिस्ट शेयर किया है। ठीक है, उन्हें भी जरूर देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी, उनके सॉल्यूशंस भी अच्छे तरीके से कैसे करना चाहिए, एग्जाम्स को कैसे अपेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करना चाहिए, ठीक है, सही स्ट्रेटजी क्या है, तो वो हम एग्जाम सॉल्यूशंस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं ताकि वो बच्चे हमसे जुड़ पाएँ जो किन्हीं कारणों से, किन्हीं आर्थिक कारणों से हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा। तो हम चाहते हैं वो इन वीडियोस के माध्यम से हमसे सीख पाएँ और यहीं बने रहें हमारे साथ ताकि उनकी सफलता में हम भी कुछ भूमिका अदा कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आज हम एवरेज की पहली वीडियो बना रहे हैं, तो आज हम सिर्फ सीखेंगे कि एवरेज का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, उनको करने के जो शॉर्टकट्स, जो ट्रिक्स हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, पहले उसके बारे में जानेंगे कि वो कंसेप्ट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, फिर उसके ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्स में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज हम इलस्ट्रेशन के लिए आपको बताएंगे और उसके बाद फिर लेवल बाई लेवल हम आपको इनके सारे क्वेश्चंस करवाते चले जाएंगे। अच्छा, ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं और उसकी प्लेलिस्ट के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उनको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अब टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आपका औसत, एवरेज। सबसे पहले जाने कि औसत मतलब एवरेज होता क्या है। देखिए, औसत को हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी आंकड़ों के समूह में, ठीक है, एक ऐसा आंकड़ा पकड़ लिया जाए या एक ऐसा मान जो संपूर्ण आंकड़े के समूह को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब क्या, मतलब कि दैट सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे किसी क्लास में मान लिया 5 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र जो है वो है 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब मान लिया इंक्वायरी हुई और किसी इंक्वायरी में वहाँ पे हमसे किसी ने पूछा कि इस क्लास में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी एज क्या है। ठीक है, तो क्या मैं बताऊंगा कि नहीं, देखो चिंटू की उम्र 21 है, पिंटू की उम्र 22 है, ठीक है, टिट्टू की उम्र 23 है। ऐसे नहीं बता सकते ना, उनका नाम लेकर के एक एक का नाम तो बताएंगे नहीं। तो हम कहेंगे कि जो बच्चे बैठे हैं उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 23 साल। कितनी है, 23 ईयर्स। मतलब हमने एक डेटा ले लिया जो डेटा लगभग सभी बच्चों के एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे की उम्र कहीं कम होगी तो कुछ बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन जब हम उसको सम अप करके देखें तो वो जो टोटल आएगा, जो टोटल वैल्यू आएगी, जो सम आएगी, वो हमेशा सेम होगी। ठीक है, यही एवरेज का मेन कंसेप्ट है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो, जब भी कोई एक ऐसा मान हमें प्राप्त करना हो जो दिए गए सभी आंकड़ों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, निरूपित करे, रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपण, तो सभी आंकड़ों को निरूपित करे, ऐसा अगर हम ढूंढ रहे हैं तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या दी गई, बेसिक डेफिनेशन दी गई कि जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो और कुछ नहीं, उन्हीं आंकड़ों का योगफल, इंग्लिश में सम, को जब हम उन आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं तो प्राप्त जो आंकड़ा होता है, जो हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है, वही रिजल्ट हमारा एवरेज कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका एवरेज निकालते हो तो हम इन 5 आंकड़ों को जोड़ते, फिर इसकी संख्या से इसको भाग देते, तो जो हमारा आंकड़ा प्राप्त होता वो 23 ही प्राप्त होता। तो 23 हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज मतलब औसत। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप जोड़ करके क्यों नहीं संख्याओं से भाग दे रहे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ट्रिक्स पे। ठीक है, कि क्या बार बार हम सबको जोड़ेंगे और फिर संख्या से भाग देंगे तभी हमें औसत मिलेगा, नहीं। अब हम समझ चुके हैं कि औसत एक ऐसा आंकड़ा है जो सब में समान रूप से वितरित हो सकता है।
मतलब जब अगर हम 25 में 23 को ढूंढेंगे तो यहाँ +2, और यहाँ अगर हम 21 में 23 को ढूंढेंगे तो -2। ये +2 -2 को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, अब अगर हम बार बार इस डिस्ट्रीब्यूशन पे ना ध्यान देना चाहें तो एक सीधा तरीका हमें मिल जाए जिससे कि हमें पता चले कि औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से ये चीज़ समझाता हूँ कि वो सिंगल वैल्यू जिसको हम औसत एवरेज के नाम से जानते हैं वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इस वाले डाटा में सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ ढूंढनी होती है। जब कभी भी आपको कुछ डाटा दिया गया हो, आपको एक चीज़ ढूंढनी है कि क्या डाटा के बीच का जो गैप है वो इक्वल है क्या। अगर डाटा के बीच का गैप इक्वल हो, जो कितने केसेज में होता है, कुल मिला के ऐसे केसेस आपको जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से, देखो, पहला केस तो होता है आपका अगर आपसे कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बारे में बात की जाए। ठीक है, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, लगातार प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। ठीक है, अच्छा, दूसरा यही कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब लगातार सम संख्या। ठीक है, और कहाँ होती है, तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार विषम संख्या। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा गैप क्या मिलेगा, बराबर का मिलेगा। ठीक है, एक केस और ले सकते हैं, जैसे कोई भी टेबल का केस आप ले लीजिए। ठीक है, कोई भी टेबल का केस ले लीजिए, मतलब कोई भी पहाड़ा आप ले लीजिए, वो भी आपके इक्वल गैप पे होता है। तो अगर हम किसी टेबल की बात कर ले, किसी पहाड़े की बात कर ले, ठीक है, जैसे 7 का पहाड़ा, तो 7 के पहाड़े को अगर आप पढ़ोगे तो 7 का दुगना 14, 7 का तिगुना 21, तो हर अगला टर्म पिछले टर्म से कितना है, 7 के गैप पे। ठीक है, लिख करके मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कंजिक्यूटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5, इस तरह से आप कहीं तक चले जाओ, तो इसके बीच का गैप क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो भी कुछ ऐसा ही था, 21 22 23 24 25। ठीक है, तो इसके बीच का गैप भी क्या था, इक्वल था। डन। वहां पे मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया आपको क्योंकि पहले मैं आपको ये ट्रिक समझा देना चाहता था। ठीक है, अब अगर लगातार सम संख्या की बात कर रहा है तो 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, लगातार सम संख्या है। इनके बीच भी गैप क्या है, बराबर। कितने का गैप है, ये 2 2 का गैप है। ठीक है, अब आ जाइए लगातार विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 9, तो इनके बीच में भी गैप कितने का है, 2 2 का गैप है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसी पहाड़े के बारे में, तो पहाड़े के रूप में हमने क्या देखा, जैसे 7 का पहाड़ा अगर हमने ले लिया, 7 14 21 28 और 35। ठीक है, इनके बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप। बस आपको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि इसके बीच का गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब गैप बराबर होता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो जो उसका एवरेज, मतलब जो उसका औसत होगा, वो हमेशा उसकी मीन वैल्यू, मतलब माध्य को अभी आप रफली समझ लीजिए कि जो मध्य का मान होगा वही होगा। तो यही कारण है, इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने बता दिया था कि अगर हम इसके सारे डाटा को जोड़ के अगर हम 5 से डिवाइड भी करेंगे ना, तो भी रिजल्ट हमारा 23 ही आएगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे रिजल्ट कौन होगा, 3, यहाँ पे रिजल्ट कौन सा होगा, 6, यहाँ पे रिजल्ट कौन सा होगा, 5, यहाँ पे रिजल्ट कौन सा होगा, 21। बस यही है आपका एवरेज। मतलब आप देखते ही बता सकते हैं कि आपके एवरेज की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ में आया। तो ट्रिक क्या हुआ कि अगर कभी भी मुझे इस तरह का आंकड़ा मिले जिसके बीच में गैप बराबर हो, तो हमेशा जो एवरेज वैल्यू होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है, वही होती है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, तो ये तो सर कुछ लिमिटेड डाटा है तो आपने यहाँ बता दिया। अनलिमिटेड डाटा हो तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है मिडिल वैल्यू निकालना। आप वैसे केस में हमेशा क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी, जो पहला मान होगा, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, जो छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वाली, ठीक है, तो न्यूनतम मान जो होगा आप उसको अधिकतम मान में जोड़ देंगे। न्यूनतम मान को किस में जोड़ेंगे आप? अधिकतम मान में जोड़ेंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे। ठीक है, तो उससे आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, और ये केसेस और आसान हो जाते हैं अगर हम लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याओं की बात करते हैं। तो क्या मतलब,
अगर हम लगातार विषम संख्याओं की बात करते हैं, जैसे बोला गया कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 ही आंसर हो जाएगा। क्या मतलब, जैसे 5 विषम संख्या बोली गई है तो 5 आंसर होगा। मतलब अगर आपके n ऑड नंबर्स की बात की जा रही है तो आपका आंसर n ही होगा। क्यों? क्योंकि वैसे केस में जब आप न्यूनतम को अधिकतम से जोड़ के बाई 2 करेंगे तो वैल्यू n आएगी। ठीक है, जैसे इस वाले केस में प्रैक्टिकली समझ लीजिए, ये शुरू के 5 विषम संख्याएं हैं तो इसका औसत क्या होगा, तो 5 ही होगा। ठीक है, 5 सम संख्याओं में क्या आएगा, तो जब सम संख्याओं की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा जितनी सम संख्याएं बोली गई हैं लगातार, लेकिन शुरुआती होनी चाहिए। ठीक है, तो कहा गया कि शुरुआती 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर आपसे बोला गया जैसे 5 उसमें +1 कर देंगे। ये सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से निकल के आते हैं। तो मैं आपको अलग अलग फॉर्मूले ना बता करके कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n होगा, या फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n+1 होगा, इस तरह से ना बता करके मैंने आपको एक सिंगल सा फॉर्मूला दे दिया। क्या कहा, कुछ नहीं, आप उसके अधिकतम मान में न्यूनतम मान को जोड़ के बाई 2 कर देना, आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल फॉर्मूले से मैं आपको वो सारी बातें समझा दूंगा। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करके समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। आइए देखिए, सवाल आपसे पूछा गया था कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन है आपके 50, 51, 49 और 49.5। अगर आपने ट्रिक सीख लिया है तो ट्रिक से आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे 50। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, अगर कभी भी बोला जाए प्रथम कुछ विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जितना बोला गया है वही आपका आंसर होगा। जैसे 50 आपसे बोला गया है तो 50 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिक की बात। लेकिन इस ट्रिक के पीछे का कंसेप्ट क्या था ये, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, अधिकतम मान जोड़ न्यूनतम मान भागा 2। तो बताइए, अगर प्रथम 50 विषम संख्याएं बोली गई है तो जो 50वीं विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 99। ठीक है, और पहली वाली कौन सी होगी, 1, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक जाएंगे तभी तो 50 विषम संख्याएं मिलेंगी हमें, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कुल मिला के 100 संख्याएं होती है, जिसमें से 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो जो विषम वाला है वो 1 से लेके 99 तक जाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, 99 जोड़ 1 भागा 2, तो जब मेरा आंसर आएगा तो 99 जोड़ 1 भागा 2, इससे मेरा आंसर आ जाएगा 50। तो ये तो हो गया कि जब हमें ज्ञान है तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें मान लिया सीधा ट्रिक से जाना था, तो ध्यान रखिएगा ट्रिक हमेशा कंडीशंस के साथ आती है। कंडीशन आपकी थी कि प्रथम 50, तो आपने डायरेक्टली 50 आंसर दे दिया। अगर कंडीशन प्रथम 50 की नहीं हुई तो आप फेल हो जाएंगे। वैसे केस में आपको मेन कंसेप्ट ही याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ों की तरफदारी करता हूं, जैसा आपका प्रश्न होगा उसके अनुसार आप अपना उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसी बात को समझने के लिए जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। अब देखो, जैसे आपसे सवाल में पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आप चले जाओ 11 तक, इसका औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ जी क्या होगा आंसर। तो ऐसे केस में जो अभी अभी मैंने आपको लॉजिक सिखाया कि आप अधिकतम को न्यूनतम से जोड़ के बाई 2 कर देना, मतलब 11, 5, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। मुख्य बात आपको हमेशा गांठ बांधे रखनी है और उससे निकलने वाला जो ट्रिक है उसको याद रखिए। मैं लास्ट में लिख दूंगा, मैं जो ट्रिक वाली बात कर रहा हूँ वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आप उसको याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप ट्रिक से कर लेना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप हमेशा लॉजिक से, जो कंसेप्ट है उससे करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। अब देखो जी, जैसे आपसे सवाल में पूछा गया कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो जवाब क्या होगा आपका, मैंने आपको कहा कि अगर हम डायरेक्ट ट्रिक पे जाए तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी आपसे कहा गया है उसमें 1 जोड़ देना। जैसे 100 संख्याएं बोली गई हैं, 100 सम संख्याएं बोली गई है, तो हमारा आंसर 101 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक याद रहा, तो नहीं याद रहा तो फिर मेन कंसेप्ट को पकड़ लेना। प्रथम 100 सम संख्या बोली गई है तो फिर हमें संख्या कहाँ तक लेके जानी पड़ेगी, 200 तक, मतलब 1 से लेके 200 तक की संख्याओं की बात की जा रही है। ठीक है, 200 में क्या होगा, 1 से लेके 200 तक में 100 सम होगा और सम 100 क्या होगा, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, 100 इवन होगा, 100 ऑड होगा। तो हमसे सिर्फ इवन की बात की गई है, तो जो प्रथम सम संख्या होगी वो होगी 2 और जो आखिरी सम संख्या होगी वो होगी 200। मैंने आपसे क्या कहा था, अधिकतम जोड़ न्यूनतम भागा 2। ठीक है, यही आपका औसत होगा, यही तो समझाया था मैंने आपको। तो ये जो आपका औसत का मान हो गया वो कितना हो गया, 101।
तो चाहे आप इस तरीके से कर लो या आप डायरेक्टली अगर आपको ट्रिक याद है तो आप उससे कर लो, लेकिन मैंने ट्रिक की लिमिटेशन क्या बताई है, वो सिर्फ प्रथम कुछ के बारे में बात करें तब लगेगा, लेकिन लॉजिक का क्या बताया, ये किसी पे भी लगेगा। तो हमें बात ध्यान रखनी है जो किसी पे लगे, मतलब जो यूनिवर्सल हो, उसको हमेशा गांठ बांध के रखो, उसके लिए प्रिपेयर करके रखो, ताकि आपको एग्जाम में कभी ये ना फील हो कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन तो किए ही नहीं। मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली उठा करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके समझते हैं इस बात को। अब आपसे सवाल में पूछा गया कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो मैं आपको जैसा कि पहले ही समझा चुका हूं कि अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम पता चल जाए, मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू अगर आपको मिल जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 7 के प्रथम 5 गुणज निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रथम होगा 7 और इस तरह से करके पांचवा जो होगा वो होगा 35। ठीक है, इतना आपको पता है। अब मैंने क्या कहा था, इन्हीं दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो, तो जो औसत का मान होगा वो होगा 35 जोड़ 7 42 का आधा 21। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से करके आप अपने क्वेश्चंस का जवाब जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लिया कहता है वो आपसे कि प्रथम 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 50 बोल दिया तो समझ गया, स्टार्टिंग से बोल रहा है। तो प्रथम 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये जवाब आप खुद ही दे दो। गुड, ठीक है, क्या है आपका, मैंने कहा था कि जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, अब चूंकि लगातार प्राकृतिक संख्या है तो लास्ट वाली वैल्यू 50 ही होगी। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 1 50 जोड़ 1 भागा 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 51 भागा 2, और ये आपका हो जाएगा 25.5। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जल्दी से जल्दी अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो हो गया कि किसी पैटर्न पे अगर बेस्ड होगा क्वेश्चन तो। ठीक है, मैंने अभी आपको जो बातें बताई, मैं एक छोटी सी समरी आपको लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। मैंने जो बातें आपको समझाई हैं उसको, क्या पहली बात मैंने आपको समझाई थी कि चाहे तो आप कंडीशन वाइज ट्रिक याद कर लो। ठीक है, कि अगर बोला जा रहा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो n होगा आंसर, प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n+1 होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो n+1/2 होगा। चाहे तो आप कंडीशन याद कर लो, नहीं याद रखना चाहते तो सीधा जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको मैक्सिमम वैल्यू के साथ जोड़ के बाई 2 कर देना है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, ये वाली बात आप सीधा याद रखो। ठीक है, यहां तक आप बात समझ पा रहे। अब सेकंड थिंग, अगर मान लिया किसी खास पैटर्न पे ना हो, मतलब उसके बीच का गैप बराबर ना हो, तब औसत कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब की बार मान लिया आपसे सवाल में पूछा गया 21 26 28 29 का औसत बताए। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, छोटी वैल्यूज के साथ समझा रहा हूं। फिर मैं आपको जब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो धीरे धीरे करके मैं वैल्यूज बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, पहले आपको बात समझ लेनी चाहिए ढंग से। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, वो जो मैंने आपको बेसिक लॉजिक दिया कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, तो 29 जोड़ 21 कितना हो गया, 50 का आधा 25। तो एक एज्यूम वैल्यू, एक वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। तो एक एज्यूम्ड वैल्यू हमने ले लिया कि इसका औसत जो होगा वो 25 होगा। एक्चुअली ये 25 नहीं है, क्यों, क्योंकि वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता कि इसके बीच का गैप क्या हो जाए बराबर। क्या है इसके बीच, 21 से 26 के बीच 5 का गैप है, जबकि 26 से 28 के बीच 2 का गैप है, 28 से 29 के बीच 1 ही का गैप है, बराबर गैप नहीं है ना, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है डाटा। तो वैसे केस में अब हमें देखना होता है डेविएशन, मतलब डाटा कितना डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये पहला डाटा 25 से कितना डेविएट कर रहा है, 4 कम। ठीक है, तो -4, 26 1 ज्यादा। ठीक है, 28 आपका 3 ज्यादा, 29 आपका 4 ज्यादा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस एज्यूम्ड वैल्यू में, इस 25 में क्या करोगे आप, इस 25 में आप जोड़ दोगे इस डेविएशन को, उसका एवरेज लेते हुए। मतलब डेविएशन का क्या लेना है, अब आपको एवरेज लेना है। तो भैया एवरेज लेने के लिए अब आप इसको तो जोड़ोगे ना, तो इसको जब जोड़ोगे तो ये जोड़ आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू प्लस और माइनस होकर के कट जाएगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होकर कट जाएगी। अब बचा मेरे पास कितना, 4, और इस 4 का जब मैं एवरेज निकालूंगा, टोटल वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 भागा 4, मतलब मेरा आंसर आएगा 25 जोड़ 1 26। तो इस तरह से डेविएशन निकालते हुए आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
अब मैंने आपको जितने भी लॉजिक आज समझाए हैं, आइए उसकी एक समरी लिख लेते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। चलो तो देखिए, अभी तक मैंने आपको जो पूरी स्टोरी समझाई है उसकी समरी यही है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आपको आंकड़ों के मध्य का जो अंतराल है अगर समान मिले, जैसे कि मैंने आपको 4 केस बताए, क्या कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनके बीच भी अंतराल बराबर होगा, लगातार सम संख्याएं हैं उनके बीच भी अंतराल बराबर होगा, लगातार विषम संख्याएं उनके बीच भी अंतराल बराबर होगा, या कोई पहाड़ा कोई टेबल ले लीजिए उनके बीच में अंतराल बराबर होता है। उन सभी केसेस में आपको अगर औसत चाहिए तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मिनिमम वैल्यू के साथ जोड़ के बाई 2 कर दीजिए, आपको आपका एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। अब उसी से जो निकलने वाले ट्रिक्स हैं वो ये हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि मुझे विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स का बताइए, तो आप डायरेक्टली जितना बोला गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे बोला गया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का आप औसत बताओ तो 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप ध्यान रखिएगा उसमें बस आपको 1 जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाता है सम संख्या मतलब इवन नंबर, अब अगर आपसे बोला जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या, अगर उसका औसत बताना है तो आप बस n+1 में क्या करेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, बस आपको आपका औसत मिल जाएगा। अब देखो एक चीज और, सबसे ज्यादा जो आप डेटा फेस करोगे वो कौन सा, कि अगर अंतराल असमान हो, ध्यान दीजिएगा असमान हो, ठीक है, तो असमान होगा तो क्या होगा, किसी एक निश्चित मान को पकड़ लो, जनरली हम 10 का मल्टीपल्स मतलब 10 का गुणज पकड़ते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसी वैल्यू को पकड़ो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 को, क्योंकि इससे कुछ वैल्यू ज़्यादा होगी और कुछ वैल्यू कम होगी, तो प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन के कारण आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो उसी को लिखा गया है कि जितना डेविएट करे वैल्यू, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं विचलन, तो उस विचलन के मान को जोड़ देना और उसका एवरेज निकाल लेना, इसीलिए बाई n लिखा गया है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली पिछले क्वेश्चन में करके समझाया है। क्या कि जो भी आपका डेविएशन है उसको जोड़ लो, ठीक है, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, वो आपस में कैंसिल आउट होकर के अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो यहाँ जुड़ जाएगा, और अगर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू देता है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस माइनस मतलब यहाँ पे घट जाएगी वैल्यू, किसकी वैल्यू, जो विचलन होगा उसका औसत निकालना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया विचलन का योग भागा संख्या, तो जब भी आप किसी योगफल को संख्या से भाग देते हैं तो क्या मिलता है आपको, औसत मिलता है, ठीक है। चलिए ये तो थी इसकी कुछ बेसिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करी, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या, लेवल 1 के क्वेश्चंस, लेवल 2 के क्वेश्चंस, लेवल 3 के क्वेश्चंस, मतलब इजी क्वेश्चंस लेकिन जो एग्जाम्स में लगातार आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, फिर जो टफ लेवल के क्वेश्चंस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, उन सब में आपकी ये जो बेसिक है ना ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो दोबारा देख लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और फिर बाकी के वीडियोज़ के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।